अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़कर में खुशामदीद। नवाज शरीफ साहब की अमली सियासत में वापसी और एक मरतबा फिर पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने की ना सिर्फ राह हमवार हो गई है, बल्कि अब कानूनी माहिरीन ने एक ऐसा कानूनी सुकम भी तलाश कर लिया है जिसको अदालत के अंदर अगर एक्सप्लॉइट किया जाए तो फिर नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो पाबंदी है, ताहयात नहली है, उसके हटने का इम्कान है। और कानूनी माहिरीन इस हवाले से ना सिर्फ बहुत ज़्यादा पुरुमीद है, बल्कि उनका ये कहना है कि अब जिस किस्म के हालात हैं, उन हालात के तनाजुर में नवाज शरीफ साहब को और बल्कि जिन जिन हज़रात को भी ये ताहयात नाहली का सामने में तरीन साहब भी शामिल हैं, उनके लिए किसी न किस्म की रियायत की गुंजाइश ना सिर्फ पैदा हो सकती है बल्कि इसके गालिब इम्कानात भी मौजूद हैं। लिहाजा अब आने वाले दिनों के अंदर इस मामले को अदालत उज़्मा में ना सिर्फ चैलेंज करने का फ़ैसला कर लिया गया है, बल्कि इस मामले में हतमी राय भी तलब कर ली गई है और नवाज शरीफ साहब को ये सारे मामले से आगाह भी कर दिया गया है और उनसे कहा गया कि जनाब दसो की करना है। अब इस सूरत हाल में कुछ सवाल पैदा होते हैं। वो सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब का कि दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने का रास्ता कैसे हमवार होगा, कानूनी सुकम किस तरीके से नवाज शरीफ की फेवर में इस्तेमाल किया जा सकता है, कानूनी लड़ाई कब शुरू होगी और कब तक जारी रहेगी, इस सारी सूरत हाल पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले आपके साथ एक और ख़बर भी शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कल पार्लियामेंट के जो मुश्तरका इजलास के मौक़र होने और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादियों का जो मुश्तरका इजलास हुआ था, उसके बाद की वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सूरत हाल है। और उसके साथ साथ एक पेशरफ्त है। पेशरफ्त यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी जो कोर कमेटी है PTI की, उसका एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है। कल शाम 4 बजे बनी गाला में ये इजलास होगा और इस इजलास में दो सूबों यानी पंजाब और सिंध के गवर्नर हजरात, दोनों सूबों के वज़राए आला, सिंध का वज़ीर आला नहीं, पंजाब का और KPK का वज़ीर आला, इनको भी तलब कर लिया गया है। और इसके साथ साथ जो मरकज़ी क़यादत है और कोर कमेटी के जो मेंबरान हैं, उनको तलब किया गया है और इसमें अहम फ़ैसले किए जाएंगे। और ख़ास तौर पर जो कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए जो पार्लियामानी कमेटी का इजलास बुलाया गया था, वहाँ पर जो PTI की गवर्नमेंट को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जो नदामत का सामना करना पड़ा अपने ही इत्तेहादियों की तरफ से, इस सारी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और कुछ मुस्तकबिल के फ़ैसले किए जाएंगे। अब ज़राए ये बताते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बनी गाला के अंदर शदीद तरीन मौसम ख़राब था, बड़ी गरज चमक हो रही थी और प्राइम मिनिस्टर सख्त गुस्से में थे। इस हद तक गुस्से में थे कि वो इत्तेहादियों को बस कच्चा खाने के उनका इरादा था कि भाई यार किस तरीके से मेरे सामने आ जाए परवेज़ अली और किसी तरीके से मेरे सामने आ जाए खालिद मकबूल सिद्दीकी, मैं इनको कच्चा चबा जाऊँगा, इस किस्म की उनकी सूरत हाल थी। और जो पार्लियामेंट और जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ज़राए हैं, वो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब शदीद नालां हैं और ये जो इजलास कल बुलाया जा रहा है, इसके अंदर भी इस हवाले से ना सिर्फ बात की जाएगी बल्कि इस सारी सूरत हाल पर कोर कमेटी को इत्मीनान में लेकर कोई अहम फ़ैसला किया जाएगा। कल जब अपने चंद मुतमिदीन के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने इस पर बड़े गुस्से का इज़हार किया। उन्होंने कहा यार ये क्या तरीका है, हमारे इत्तेहादियों ने एकदम ही आंखें बदल ली हैं। लगता है कि मुझे इस बात का यकीन है, लगता नहीं है, इस बात का यकीन है कि ये सब कुछ किसी न किसी इशारे और किसी न किसी कार्रवाई के नतीजे में हो रहा है, अदरवाइज़ ये तो मेरे सामने बोलते नहीं थे। जिस तरह मैं कहता था ये यसर करते थे, अब इसका मतलब यह है कि इनकी डोरें कहीं ना कहीं से हिलाई जा रही हैं, क्योंकि ये जो EVM वाला मामला था ये तो बहुत अरसे से चल रहा था। मैं वफाकी काबीना के हर इजलास में इस हवाले से पूछता था, बताता था और ये तमाम मामला चल भी रहे थे। उस दौरान ये जो हमारी इत्तेहादियाँ, इन्होंने तो कभी कोई बात नहीं निकाली। कल अचानक जब उनको पता था कि जॉइंट सेशन कॉल किया जा चुका है और कल सुबह 11 बजे ये इजलास होना है, उससे चंद घंटे पहले ये आते हैं और आके हमें ये कहते हैं कि जनाब एडी गड़ी आग लगी है, क्या फायर ब्रिगेड को बुलाना है और ये कौन सी पुलिस पीछे लगी हुई है जो एकदम ये बिल पास कराना ज़रूरी है। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यार इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ मुहर्रकात हैं। और साथ उन्होंने ये कहा, अपनी जो पोलिटिकल टीम है इमरान खान साहब ने, कल उन्होंने ये हिदायत की कि इन दोनों जमातों के रहनुमाओं से रब्ता किया जाए। गवर्नर पंजाब की भी उन्होंने ड्यूटी लगाई और इसके साथ साथ कुछ और जो PTI के लीडर्स हैं उनकी ये ड्यूटी लगाई कि भाई ये पता करो और इनको पूछो कि ये हमें टाइम फ्रेम दें कि ये हफ्ते में हमें बताएंगे, इस बारे में अपनी क़यादत से बात करके 2 दिन में बताएंगे, 3 दिन में बताएंगे, हमें कोई टाइम लिमिट दें, क्योंकि हम इनडेफिनिट टाइम के लिए इस इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगर ये ताख़ीर का शिकार करते हैं या हमें गोलमोल जवाब देते हैं तो फिर वाज़े तौर पर हमें क्लैरिटी के साथ बताएं कि ईदर यू आर विद अस और नॉट, क्योंकि इससे बाद आगे फिर मैं कोई फ़ैसला करूंगा कि मुझे अपोजिशन में बैठना है या मुझे असम्बलियों को फ़ारग करके नए इलेक्शन कॉल करने हैं, क्योंकि ये मज़ीद ब्लैकमेलिंग में बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने परवेज़ खटक साहब पर बहुत ज़्यादा बरहमी का इज़हार किया, क्योंकि परवेज़ खटक साहब भी उन तमाम शख्सियात में शामिल थे जिन्होंने कल EVM के हवाले से इमरान खान साहब के जो मौक़िफ़ है उसको
पजीराई नहीं बख्शी और उस पर इख्तलाफ भी किया और उनको इस बात से मना किया कि जनाब इस सूरत हाल में जब इत्तेहादी भी आपके साथ नहीं है, अपोजिशन भी इस मामले पर ऑन बोर्ड नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी आपके साथ इस मामले में कॉन्फ्रंट्रेशन मोड में है, लिहाजा इस सारे सूरत हाल के अंदर आपको ये वाली कानून साजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कानून साजी करेंगे तो ये उसका एक रद्द-ए-अमल आएगा और वो रद्द-ए-अमल यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए अच्छा नहीं होगा। अब परवेज़ खटक साहब की इस वाली बात को भी इमरान खान साहब ने कुछ ज़्यादा अच्छे अंदाज में नहीं लिया, क्योंकि परवेज़ खटक साहब पहले भी एक मरतबा शो ऑफ पावर कर चुके हैं। जब पार्लियामेंट के अंदर इस हवाले से एक इजलास हो रहा था तो वो 20 अरकान लेके साइड पे हो गए थे। इससे पहले नौशहरा वाली बात भी आपको याद है कि उनका ये कहना था परवेज़ खटक साहब का कि मैं जब चाहूँ तो ये हुकूमत गिरा दूँ। वो तमाम बातें अब उनके साथ चल रही हैं। अब ये जो रिसेंट जो इख्तलाफ कल परवेज़ खटक साहब ने किया इमरान खान साहब की तरफ से, इसके ऊपर भी शदीद तरीन उनको गुस्सा आया हुआ है और परवेज़ खटक साहब के बारे में उन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। अब ये जो आज भी एक इजलास हुआ अगर से उसके अंदर परवेज़ खटक साहब मौजूद है और कल कोर कमेटी के इजलास में भी परवेज़ खटक साहब को मदऊ किया गया है और देखना यह है कि परवेज़ खटक साहब कल जो कोर कमेटी का इजलास होता है उसके अंदर कौन सा मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और क्या वज़ीर आज़म को कायल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका अब एक माइंड सेट हो गया, उनका जहन इस बारे में ये आ चुका है कि ये डोर जो है कहीं ना कहीं से हिली है और इसके हिलने की वजह से इत्तेहादियों ने ये सारा जो इबहाम है उसको क्रिएट करने की कोशिश की और हमारे लिए सुबकी का सामान पैदा किया और ये सूरत हाल उनके लिए किसी तौर पर भी पसंदीदा नहीं है और इस सूरत हाल को अपोजिशन ने यकीनी तौर पर एक्सप्लॉइट भी किया है और ये तासुर भी आ रहा है कि हुकूमत अपनी अक्सरियत खो बैठी है। और इसी हवाले से आज शेख रशीद अहमद साहब का भी एक बयान सामने आया जिसके अंदर उनका ये कहना है कि अगले 3 माह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यानी शेख रशीद अहमद साहब को भी इस बारे में अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की सियासत अगले 25-30 दिन 60 दिन के अंदर किसी न किसी एक ऐसे हंगामा खेज मोड में दाखिल होने वाली है जिसके नतीजे में ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी आएगा और दबाव भी आएगा। और शेख रशीद साहब ने इसी सिमत में इशारा दिया कि अगले 3 माह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो वो ये कहते हैं, कल भी उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के बाहर और आज भी उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब अपने 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन अगर इत्तेहादियों के साथ इसी तरीके से इत्तेहादी उनको कॉन्फ्रंट करते रहे, इसी तरीके से इमरान खान इत्तेहादियों पर चढ़ाई करते रहे, तो फिर यकीनी तौर पर एक इत्तेहादी अगर दाएं बाएं होता है तो इमरान खान साहब की कौमी असम्बली में अक्सरियत ना सिर्फ ख़त्म हो जाती है बल्कि वो अपोजिशन में बैठने पर मजबूर होंगे। और ये वो ऐसी सिचुएशन है जो उनके लिए इस वक्त काबिल कबूल तो नहीं होगी, लेकिन उनको सूट कर सकती है। सूट इस वजह से कर सकती है कि वो तमाम तर मलबा अपनी ये पोलिटिकल ब्लैकमेलिंग और इस्टेब्लिशमेंट पर डालकर अपोजिशन में बैठ कर इस बारे में इंतज़ार करेंगे कि जनाब मुझे कब दोबारा फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं कि मैं अटैकिंग पोजीशन में आऊं। और मेरा ख्याल है कि अपोजिशन इसी वजह से उनको ये मौका नहीं देना चाहती और ये चाहती है कि इनसे जल्द अज जल्द छुटकारा पाकर हम फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाएं और इसीलिए ये जो अगले मरहले हैं उस पर गौर किया जा रहा है। इस सारे सिनेरियो के अंदर एक जानिब अपोजिशन की तरफ से लॉन्ग मार्च और फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी के इम्कानात ने भी हुकूमत के ऊपर दबाव को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा दिया। अब जो मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली है अब वो उनके वज़ीर आज़म बनने के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि जज अरशद मलिक साहब का जो वीडियो बयान आया था जो लीक हुआ और जो मामला अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उस वीडियो बयान के नतीजे में उनको दी जाने वाली सज़ा और उस सारी प्रोसीडिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है। और यकीनी तौर पर माजी में भी हमने देखा था, एक दफ़ा ऐसा ही एक केस आया था, वो था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, जहां पर जज उस वक्त के जो जस्टिस थे राशिद अजीज़ साहब उनके और कयूम मलिक साहब इनके साथ कुछ ऑडियो टेप्स जो है वो लीक हुई थी जो शहबाज शरीफ साहब और सैफुर रहमान साहब की तरफ से की गई थी। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ये ऑडियो टेप्स आई थी और इनकी फोरेंसिक्स रिपोर्ट्स आई थी तो उसके बाद बेनज़ीर साहबा को दी जाने वाली सज़ा को ना सिर्फ मुअत्तल किया गया था बल्कि उन 2 जज साहिबान को भी हटा दिया गया था और केस वापस रिमांड हुआ था और जिसके नतीजे में उस केस की दोबारा हेयरिंग हुई थी और मोहतरमा को उससे बरी किया गया था। अब यही सेम पैटर्न इस केस में भी अपनाया जाएगा और ये वापस रिमांड होगा, लिहाजा वो जो सज़ा इस केस में उनको दी हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी या मुअत्तल हो जाएगी क्योंकि केस का रीट्रायल होगा। तो इसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब के लिए जो वापसी का रास्ता है वो इस सूरत में खुल सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही एक फ़ैसले पर उनको ताहयात नाअहल किया गया था। और इस सिमत में अब सुप्रीम कोर्ट बार का जो प्रेसिडेंट हैं जो भी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं एहसन भून साहब, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई है कि वो इस मामले को लेके जाएंगे
अदालत उज़्मा के अंदर। और वो ये उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन समेत जो हज़रात ताहयात नाअहली की सज़ा का शिकार हैं उनके लिए रेमेडी मिलनी चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि आर्टिकल 62(1)(f की तशरीह की जाए, और इस तशरीह के लिए एक आइनी दरख्वास्त को दायर करना ज़रूरी है। और उसके लिए उन्होंने जो कानूनी सुकम निकाला है, जो नुक्ता निकाला है, वो ये है कि किसी भी जुर्म के लिए एक कानून के अंदर एक सज़ा मौजूद है, एक मैक्सिमम सज़ा है और एक मिनिमम सज़ा है। अब ये एक ऐसी सज़ा है, ये 62(1)(f के तहत, जो अगर कोई गुनाह होता है या कोई गलती होती है या कोई सैव होती है या कोई जुर्म होता है, तो उसके नतीजे में जो सज़ा है वो लाइफ टाइम स्पैन के लिए दे दी जाती है और ताहयात नहल कर दिया जाता है। और ये कानून के मुताबिक जो हमारा जो लॉज हैं और जो इंसानी पहलू है उसके बिल्कुल नेगेट करती हैं। और एहसन भून साहब का ये कहना है कि अल्लाह के पास भी तौबा का दरवाज़ा है, खुदाई इख्तियार तो किसी इंसान के पास नहीं है। नैब ऑर्डिनेंस शख्सियात को मद्देनज़र रख कर बनाए गए हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट बार बाज़ाब्ता तौर पर इस केस के अंदर ना सिर्फ फरीक बनेगी बल्कि इसको लेके जाएगी, इस 62(1)(f को चैलेंज भी करेगी। उनका ये कहना था, और उनका ये मामला अब बिल्कुल दुरुस्त है। उनका ये कहना था कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली के फ़ैसलों पर नज़र सानी होनी चाहिए, और अगर ये नज़रसानी नहीं होगी तो फिर उसके नताइज हमें भुगतना पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिकल 184(3) है, इसके जो फ़ैसले हैं इन्होंने मुतासरीन को कब्रिस्तान में फेंक दिया। यानी अभी आपको याद है कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के ही एक फ़ैसले के तहत 16,000 सरकारी मुलाजमीन को 1 मिनट के अंदर नौकरियों से बेदखल कर दिया गया था, बल्कि उनको ये भी कहा गया था कि जनाब आपने जो तनख्वाहें 16 सालों के जो पर्क्स और वो ली हैं, सैलरीज, उनको भी वापस जमा कराया जाए। और उनका ये कहना है एहसन भून साहब का कि इस किस्म के फ़ैसलों ने जो मुतासरीन हैं उनके लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि या तो वो हार्ट अटैक हो जाए, वो अल्लाह को प्यार हो जाए, या वो ख़ुदकुशियाँ कर लें, क्योंकि इसके अलावा उनके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। इसी के साथ उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट एक जानिब किसी जगह पर किसी को शख्सियत को एक ख़ास रिलैक्सेशन देती है, जबकि उसी किस्म की रिलैक्सेशन किसी दूसरी शख्सियत को किसी वैसे ही मुकदमे में नहीं मिलती। लिहाजा ये जो मेयार है, इस मेयार के अंदर भी किसी भी किस्म की कोई तब्दीली की जो गुंजाइश है उसको ज़रूर पैदा करना चाहिए। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये कानूनी लड़ाई स्टार्ट होती है तो ये कानूनी लड़ाई कब तक जारी रहेगी। तो ये चूँकि हाई वैल्यू किस्म के केसेस होते हैं और इनके ऊपर चूँकि नज़र बहुत ज़्यादा होती है पब्लिक की, लिहाजा कोशिश ये होती है कि इन केसेस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। और ज़्यादातर हमने देखा पनामा के अंदर भी ऐसे केसेस को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की गई और इसके लिए कुछ ज़्यादा लंबी तारीखें नहीं दी जाती। अब अगर पाकिस्तान ने इलेक्शन मोड में जाना है और फ्रेश इलेक्शंस जो होने, और यकीनी तौर पे होने हैं, इस साल नहीं होंगे, अगले साल हो जाएंगे, अगले साल नहीं होंगे, उससे अगले साल हो जाएंगे। अगर अर्ली इलेक्शंस होने हैं या इलेक्शंस होने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन मामलात को सेटल डाउन कर दिया जाए, क्योंकि मरीम साहबा की एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उसी पिटीशन में नवाज शरीफ साहब चूँकि मौजूद नहीं थे, उनको अदम मौजूदगी के अंदर उनको इश्तिहारी भी करार दिया हुआ है, अलबत्ता उनका जो राइट ऑफ अपील है उसको बरकरार रखा गया है। इसी तरीके से ये जो नाहली का मामला है, ये भी अगर अदालत में चला जाता है और वहाँ से कुछ उनको रिलीफ मिल जाता है तो फिर यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब की ना सिर्फ बाइज़्ज़त पाकिस्तान वापसी का रास्ता खुलेगा, बल्कि एक मरतबा फिर उनके वज़ीर आज़म बनने का इम्कान भी बहुत ज़्यादा रोशन हो जाएगा। और यही वो आइडियल सिचुएशन है जो मुस्लिम लीग नून को इस वक्त दरकार है। और इस आइडियल पोजीशन से जो हुकूमती जमात है, जो हुकूमती सरबराह हैं, वो खासी परेशानी का शिकार हैं और वो हर एक मामले के ताने बाने 6 अक्टूबर के साथ ही मिला के देखते हैं। और जब वो उसकी तरफ देखते हैं तो फिर उनको यकीनी तौर पर परेशानी लाक होती है और फिर उनको गुस्सा चढ़ता है और फिर वो गुस्सा जो है वो उतरता है दीगर अरकान असम्बली पर और इत्तेहादी जमातों पर। अब देखना यह है कि वो जो डेडलाइन इमरान खान साहब ने दी है अपनी इत्तेहादी जमातों को, क्या इत्तेहादी जमातें उसके ऊपर उनको रेसिप्रोकेट करती हैं, उनको इसका कोई जवाब देती हैं, या ये टाइम गेन मजीद किया जाएगा और इसको लिंगर ऑन किया जाएगा 20 नवंबर से आगे, ताकि नई इस्टेब्लिशमेंट आए और नई इस्टेब्लिशमेंट के फैसलों के मुताबिक या उनकी लाहे अमल या उनकी लाइन और लेंथ को देखते हुए कोई रास्ता इख्तियार किया जाए। लिहाजा 20 नवंबर तक के जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अगले 3 महीने जिस तरह शेख रशीद साहब ने कहा वाकई पाकिस्तानी सियासत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।